चलिए, तो बाइनोमियल थ्योरम में कल जो आपने जिसका खत्म किया था, a प्लस बी रेज टू दी पावर n, इस एक्सपांशन को आप लिख सकते हो सिग्मा r फ्रॉम 0 to n c r a पावर n माइनस r b पावर r, वेयर n c r का जो वैल्यू है इट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल into r factorial. This is the value of NCR. So this is the binomial expansion of a plus b raised to the power n. n को इंडेक्स बोलेंगे, और जैसा आपको बोला तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि फर्स्ट टर्म का पावर 1 से डिक्रीज होता है, सेकंड टर्म का पावर 1 से इंक्रीज होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन इस बाइनोमियल एक्सपांशन के लिए लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ a plus b raised to the power n. Properties of binomial expansion of a plus b raised to the power n. तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि जो भी इंडेक्स होगा नंबर ऑफ टर्म्स उससे ज्यादा होते हैं। मतलब पहला प्रॉपर्टी हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a plus b raised to the power n is n plus 1। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंडेक्स से एक ज्यादा हो, जितने का भी इंडेक्स होगा नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा है। सो n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म पे। दूसरी प्रॉपर्टी है in every successive term the power of first term is decreases by 1 and power of second term is increases by 1। फर्स्ट टर्म का पावर 1 से डिक्रीज होगा और सेकंड टर्म का पावर 1 से इंक्रीज होता है। एक 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 बढ़ेगा, फर्स्ट टर्म की पावर एक 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 रिड्यूस होगी और सेकंड टर्म की पावर एक 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 इंक्रीज होगी। In each term sum of powers of first and second term is always equal to the index। हमेशा हर टर्म में आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म की पावर का और सेकंड टर्म की पावर का जो सम है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। इंडेक्स मतलब ये n हमेशा इस n के बराबर होता है। पहली टर्म और दूसरी टर्म की पावर का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो और प्रॉपर्टी है वो अपन इसके बाद लिख रहे हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये सारी खासियतें जो कल आपको बताई थी आज अपन उनको लिख रहे हैं।
Moving on to page number 2, property number 4. NC0, NC1, NCN are called binomial coefficients. NC0, NC1, NCN इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे और आगे से they are denoted by and are denoted by C0, C1 up to Cn respectively. और इसमें हम आगे से इसको NC0 की जगह पर केवल C0 लिखेंगे, NC1 को केवल C1 लिखेंगे, NCN को आगे से हम केवल Cn लिखेंगे. तो they are denoted by C0, C1, Cn respectively. और लास्ट प्रॉपर्टी है फिर binomial coefficients of two terms which are equidistant from beginning and last are equal. मतलब इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हुआ, दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर होता है. जो सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो सेकंड लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर होगा. जो थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो थर्ड लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर होगा, एंड सो ऑन. या फिर आप इसी बात को ऐसा लिख सकते हो कि NCR is equals to NCN minus R, जबकि R का वैल्यू 0 से n. जब आप R का वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पर ये बन जाएगा. जब आप R की जगह पर 1 लोगे तो ये मिल जाएगा. जब R की जगह पर 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन. तो इन सबको हम ऐसा लिख सकते हैं. ये कल भी आपने पास्कल ट्रायंगल में देखा था. पास्कल ट्रायंगल में जब आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे थे तो इंडेक्स 1 के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 1 लिखा था, 2 के लिए 1 2 1, फिर 3 के लिए 1 3 3 1. तो आप देख रहे हो बिगिनिंग और लास्ट के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर है. पहले का लास्ट के बराबर है. यहाँ पर इस वाले केस में फर्स्ट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट का भी 1 है, सेकंड लास्ट का 2 है और सेकंड टर्म का भी 2 है. यहाँ से सेकंड टर्म का 3 है, सेकंड लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी 3 है. मतलब इक्विडिस्टेंस टर्म फर्स्ट और लास्ट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल बराबर होगा, सेकंड लास्ट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होगा, थर्ड लास्ट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होगा. तो इक्विडिस्टेंस टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होते हैं. इन्हीं को अपन ने कल बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिप्लेस किया था, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल की कुछ लिमिटेशन थी, ज्यादा हायर पावर पे वो फेल हो जाता था. तो अपन ने इनको 1C0 1C1, 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिप्लेस किया था. इसलिए ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल बराबर आते हैं.
नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है पांचों प्रॉपर्टी में तो पूछ लें। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। जैसा आपको बोला ए प्लस बी पावर एन का एक्सपांशन इंपॉर्टेंट है, और इसी एक्सपांशन से अपन थोड़े बहुत एक्सपांशन और लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपांशन, और सारे के सारे ए प्लस बी पावर एन से आ जाते हैं। ए प्लस बी पावर एन का आपको लर्न है तो सब बन जाएगा आपसे। सो नेक्स्ट हेडिंग है some more important expansions. Some more important expansions. तो जैसे कल आपने ए प्लस बी पावर एन का एक्सपांशन लिखा था, आज अपन ए माइनस बी पावर एन का एक्सपांशन लिख रहे हैं। मतलब पहली बात होगी, if we have to write the expansion of a minus b power n, तो बिल्कुल सेम एक्सपांशन होगा, बस टर्म जो है वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो, फिर नेगेटिव आएगा एन सी वन बी पावर वन, फिर पॉजिटिव होगा एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू, बीच में जनरल टर्म आएगी माइनस वन पावर आर एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, और लास्ट टर्म बनेगा माइनस वन पावर एन सी एन ए पावर जीरो बी पावर। कल जैसा ही एक्सपांशन है, बस टर्म्स के जो साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं अल्टरनेटिवली। यदि सफिक्स ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन, सफिक्स इवन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर ये आर पे डिपेंड करेगा, यदि आर इवन रहा तो ये अपने आप साइन एडजस्ट करता है, माइनस वन पावर आर लिख दिया। आर को इवन लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, आर को ऑड लोगे तो ये नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पर एन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, सॉरी एन ऑड होगा तो नेगेटिव, और एन इवन होगा तो पॉजिटिव, अपने आप साइन एडजस्ट कर लेगा। तो इसी एक्सपांशन को यदि आप सिग्मा नोटेशन में जनरल टर्म के टर्म्स में लिखते हैं, इसी एक्सपांशन को ऐसा लिख सकते हैं, और a minus b power n can be written सिग्मा, जनरल टर्म ये है माइनस वन पावर आर एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, और आर का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एन। जब भी आप आर को जीरो डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, वन डालेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन, सारे टर्म्स आपको इससे मिल जाएंगे। तो इन जनरल आप इतने एक्सपांशन को इतनी बात से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सपांशन, प्लस की जगह पर हमने माइनस साइन लिया, ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी का पावर एन का एक्सपांशन लिखना है, तो टर्म्स की वैल्यू वही आती है, बस साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे अल्टरनेटिवली। Now similarly we can write the expansion of 1 plus x power n. पहला टर्म बनेगा एन सी जीरो, एन सी जीरो की जगह अपन केवल सी जीरो लिख रहे हैं। फिर आएगा वन पे पावर एन, वन पे कोई भी पावर लगाओगे वन ही रहेगा। फिर आएगा एक्स पे पावर जीरो, फिर बनेगा एन सी वन एक्स पे पावर वन, एन सी टू एक्स पावर टू, और लास्ट टर्म बनेगा एन सी एन एक्स पावर। तो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन। यदि मैं फर्स्ट टर्म को 1 ले लेता हूँ तो जितने भी ए पे पावर हैं वो सारे 1 1 1 हो जाएंगे, तो वो हमने मेंशन नहीं किया, बस इस बी की जगह पर एक्स लिख दिया। एंड सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर एन। जब
नेगेटिव साइन लोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा अल्टरनेटिवली, मतलब C0 x पावर 0, फिर C1 x पावर 1, C2 x पावर 2, and so on, -1 पावर n Cn x पावर। या इन जनरल आप इसी बात को लिख सकते हैं, 1 - x पावर n कैन बी रिटन सिग्मा r फ्रॉम 0 to। तो ये एक्सपांशन इतनी बार 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 आपने लिखना है कि ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे, और हर बार ये सारे एक्सपांशन आप a+b⁻n के एक्सपांशन से ला सकते हैं। ये भी a+b⁻n के एक्सपांशन से लिख सकते हैं। यहाँ भी a और b की जगह 1 और x लिख दिया तो ये एक्सपांशन आ जाता है। इसमें x की जगह -x लिखेंगे तो ये एक्सपांशन आ जाता है। तो सारे एक्सपांशन के लिए जरूरी है, जो सबसे पहला एक्सपांशन हमने लिखा था a+b⁻n, वो आप बस लर्न कर लो, उससे सारे लिख लो। ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब देखिए, इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन निकाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हेडिंग है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स total number of terms in the expansion of a plus b raised to the power n plus minus a minus b raised to the power n। इसके लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सपांशन लिखे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे जब n ऑड होगा और जब n इवन। तो हमने एक्सपांशन, देखिए दो एक्सपांशन है यहाँ पर, a+b⁻n है प्लस a-b⁻n, और a+b⁻n माइनस a-b⁻n। तो एक तो आपको ये मिलेगा एक्सपांशन, और दूसरा आपको ये मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि जब मैं a+b⁻n के एक्सपांशन में a-b⁻n का एक्सपांशन ऐड करूंगा तो इस एक्सपांशन में टोटल टर्म्स कितने आएंगे। अब ये जो टोटल टर्म है ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो इंडेक्स है ये ये ऑड दे रखा है कि इवन दे रखा है। मतलब इस एक केस में आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे और इस एक केस में आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, मतलब टोटल 4 वैल्यूज मिलेंगी। क्योंकि हो ये सकता है कि आपको यहाँ पर इवन दे पावर, यहाँ पर इवन दे पावर, दो केस ये हो गए, या फिर यहाँ पर ऑड होगा कोई नंबर। तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हमने अभी a+b⁻n का एक्सपांशन पढ़ा, a-b⁻n का एक्सपांशन पढ़ा। अब मैं यदि a+b⁻n के एक्सपांशन में a-b⁻n को ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने के बाद टोटल टर्म्स कितने बचेंगे, और यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो टोटल टर्म्स कितने बचेंगे। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो।
तो जैसे कि बड़ा सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूं, यदि आप a प्लस बी का स्क्वायर ले लें और इस a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर यदि आप ऐड करें, मतलब मैंने ये वाला चीज लिया है और n को मैंने 2 लिया है, जब आप ऐड करेंगे तो आप देखोगे ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab कैंसिल हो जाएंगे और आपको दो टर्म मिलेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मतलब जब इंडेक्स आपने दो का लिया तो दो टर्म है। अब यदि मैं यहाँ पर a प्लस बी पावर 4 और a माइनस बी पावर 4 ले लेते, इंडेक्स 4 का लिया, तो 4 का इंडेक्स लोगे तो इसका एक्सपांशन आपने कल पढ़ा है, ये आता है a पावर 4, फिर आएगा 4 a क्यूब b, फिर आएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आता है 4ab क्यूब, फिर आता है b पावर। तो इसमें मैं ऐड करूं a माइनस बी पावर 4 के एक्सपांशन, तो अल्टरनेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगे और अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ट्वाइस ऑफ a पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, मतलब टोटल कितने टर्म्स आए, तीन टर्म्स। तो जब मैंने यहाँ पर इंडेक्स इवन लिया है और बीच में पॉजिटिव साइन लिया है, इंडेक्स इवन लिया है ये वाला केस, और जब पॉजिटिव साइन लिया है तो आप देख रहे हो जब दो का इंडेक्स लिया था तो दो टर्म आए, जब चार का इंडेक्स लिया तो तीन टर्म्स आए। इसी तरीके से आगे जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है इंडेक्स प्लस 1/2। आप करके देख लीजिए। एक मिनट, इंडेक्स नहीं है n/2 प्लस 1, इंडेक्स बाई 2 प्लस 1। अच्छा देखिए, जब आपने इंडेक्स दो का लिया था तो 2/2 1 हो गया, 1 प्लस 1 दो टर्म आए। जब भी इंडेक्स आपने चार का लिया तो 4/2 3, सॉरी 4/2 2 प्लस 1, टोटल 3 टर्म्स आए। जब आप इंडेक्स 6 का लोगे तो 6/2 3 प्लस 1 4 आए। इस तरीके से आप बीच में यदि प्लस साइन है और इंडेक्स इवन है तब नंबर ऑफ टर्म्स n/2 प्लस 1। सिमिलरली बिल्कुल ऐसी अप्रोच से बाकी में चार बातें, टोटल चार होती हैं बातें, उसमें से एक बता दिया। ऐसे ही जब आप यहाँ पर इंडेक्स इवन ही रखोगे लेकिन साइन नेगेटिव लोगे, जब आप साइन नेगेटिव लोगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगी, जब यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेंगे तो अब ये कट जाएंगे, जो कटे नहीं है, जो कट गए वो ऐड हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ दो टर्म मिलेंगे, जब यहाँ नेगेटिव साइन लोगे तो एक टर्म मिलेगा। तो फिर उसके लिए जब नेगेटिव साइन आ जाता है तब फॉर्मूला होता है n/2, क्योंकि जब इंडेक्स दो का होगा तो एक टर्म बचेगा, जब इंडेक्स चार का होगा तो दो टर्म बचेंगे। आप करके देखेंगे तो इंडेक्स इवन है और पॉजिटिव साइन है, इंडेक्स इवन है और पॉजिटिव साइन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n/2 प्लस 1, और इंडेक्स इवन है और नेगेटिव साइन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होते हैं। और अब आप ऑड इंडेक्स के लिए करिएगा, यहाँ पर 3 का या 5 का या 7 का पावर लेके नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके, तो आप देखोगे दोनों भी केसेस में नंबर ऑफ टर्म बिल्कुल सेम आते हैं और वो आते हैं n+1/2, ये भी आता है n+1/2। तो ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कैलकुलेशन। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएंगे तो आप इंडेक्स देखिए इवन है कि ऑड है। ऑड के लिए ये फॉर्मूले, ऑड के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, चाहे पॉजिटिव साइन हो इधर चाहे नेगेटिव साइन हो। लेकिन जब इवन आएगा तो पॉजिटिव के लिए n/2 प्लस 1 और नेगेटिव के लिए n/2। इस केस में दोनों सेम है, इसमें अलग अलग आते हैं। यह है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की कैलकुलेशन। इस पर बेस में आपको अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद तो और भी क्लियर हो जाएगा ये।
First you take the screenshot of this. Moving on to page number 5. तो क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आपको बता देता हूँ। मुझे आपको इसका वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताने, वैल्यू बतानी है। यदि नंबर ऑफ टर्म बताने तो चूंकि इंडेक्स इवन है और साइन में प्लस है, तो नंबर ऑफ टर्म 6/2 + 1 मतलब 3 + 1 4 टर्म आएंगे इसके एक्सपांशन में। जब आप इसका टोटल एक्सपांशन करोगे तो टोटल 4 टर्म आएंगे। वो चारों टर्म्स की वैल्यूज का सम आपसे पूछा, टोटल वैल्यू पूछिए आपको इस एक्सपांशन की। तो पूरा मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। सोल्यूशन देखिए आप। तो सबसे पहले वी राइट द एक्सपांशन ऑफ √2 + 1 पावर 6 का एक्सपांशन। तो √2 + 1 पावर 6 का एक्सपांशन आप जानते हो। फर्स्ट टर्म कितना आएगा 6c0 √2 पावर 6 1 पावर तो 0 कुछ भी। फिर आएगा 6c1 √2 पावर 5। फिर आएगा 6c2 √2 पावर 4। फिर 6c3 √2 पावर 3। फिर 6c2 √2 पावर 4 3 4। फिर आएगा 6c5। लास्ट में आएगा 6c6। ये इसका एक्सपांशन। और अब मेरे को √2 - 1 लिखना है, तो सेम एक्सपांशन आएगा, बस साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। सिक्स सी जीरो, फिर नेगेटिव साइन, 6c1, फिर पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, एडिशन। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा √2 + 1 पावर 6 और √2 - 1 पावर 6। अब जब आप ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कट जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कट जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्म्स है। तो जो बचेगा वो बचेगा ट्वाइस ऑफ, पहला पहला टर्म ऐड हो जाता है √2 पावर 6 ये वैल्यू। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल 4 टर्म बचे हैं, जो आपको पहले ही बता दिया था नंबर ऑफ टर्म्स 6/2 + 1 4 टर्म होंगे। अब इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे। 6c0 का वैल्यू 1 होता है, 2 पावर 3 8 होगा। 6c2 का वैल्यू 15 आएगा, 15 × 4। 6c4 का वैल्यू 15 आएगा, 30। और 66 का वैल्यू 1। तो ये 90 98 99 99 × 2 198 आंसर है। इसका वैल्यू आता है 198। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। इस तरीके से दोनों एक्सपांशन को लिख के ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो 8 सफिक्स वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे
टोटल 7 टर्म्स आते हैं, 7 में से 3 कट जाते हैं, टोटल 4 बचते हैं। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने 4 लिखने, बट वैल्यू पूछी जाएगी तो आपने ऐसे कैलकुलेशन करना। तो करेक्ट आंसर इज 198। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Moving on to page number 6. अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको बता रहे हैं। जैसा प्रोग्रेशन में भी आपसे पूछते हैं कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड निकालना। बिगिनिंग से तो हमारे पास फॉर्मूला है, बट आपको किसी एक्सपांशन में, किसी बाइनोमियल थ्योरम में आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड पूछा हो, इस पर्टिकुलर एक्सपांशन में लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा होगा। बिगिनिंग से थर्ड टर्म तो कैलकुलेट करना हम जानते हैं, बट लास्ट से थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जैसा प्रोग्रेशन में आपको सिखाया था बिल्कुल यहाँ पर है। नोट में इस बात को नोट रखेंगे। If you have to calculate nth term from the end, या pth term from the end, तो इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस पी प्लस 2h टर्म फ्रॉम दी। आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड निकालना है। यहाँ पर ई फॉर एंड है, आपको एंड से कोई टर्म पूछा है, तो सबसे पहले आप ये पता लगा लीजिए कि वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, और फिर बिगिनिंग से कैसे कैलकुलेट करेंगे टर्म को, वो मैं कैलकुलेट करना आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में इस एक कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन उस पर। फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड in expansion of इस एक्सपांशन में आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा के हम ये पता कर लेते हैं कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। तो हमारा पी की जगह पर 5 है, एन इंडेक्स होता है 9 है, मतलब एन को 9 लेंगे, पी को 5 लेंगे। तो सोल्यूशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू 9 minus 5 plus 2 as term from the beginning. That means 6 term from the beginning. तो जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा वो बिगिनिंग से सिक्स टर्म आएगा। और आप करके भी देख सकते हो, क्योंकि यदि 9 का इंडेक्स लगा है तो टोटल टर्म कितने होंगे, 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप एंड से फिफ्थ टर्म काउंट करो, तो एंड से फिफ्थ टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो जो एंड से फिफ्थ टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म। तो ये फॉर्मूला अपन ने वेरीफाई कर दिया। अब बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। आपने ये पढ़ा है कि इन एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन, इसका जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर आर ए एन माइनस आर बी आर बी पावर आर। ये फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए।
तो अब मेरे को कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है, तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरे को सिक्स टर्म कैलकुलेट करना है, तो मैं सिक्स टर्म को लिखूंगा 5+1। हमेशा +1 के फॉर्म में लिखना है जो भी टर्म आपने कैलकुलेट करना है। तो अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं T6। T6 को लिखेंगे T5+1। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। n मतलब इंडेक्स है, कितने का इंडेक्स है, 9 का। 9C5। उसके बाद फर्स्ट टर्म, ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, x³ 9 - 5। और सेकेंड टर्म विद साइन लेना है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए। 9C5 का वैल्यू मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, कल आपको बताया था। 9, 8, 7, 6, 5। 5 बार एक एक कम करके लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 5, 4, 3, 2, 1। 5 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल, 126 आता है। इसकी वैल्यू 9C5 की वैल्यू 126 आएगी। तो वैल्यू डाल देते हैं अपन। देखिए कैंसिलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो माइनस पे 8 पावर है, इसलिए माइनस आएगा। 9C5 का वैल्यू 126 है। x पे पावर 12, यहाँ x पे पावर 15 आएगा। 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4, तो 2 बचे। तो ये बार फाइनल आंसर है -252 upon x³। This is your final answer. This is sixth term from the end, sorry, fifth term from the end. सबसे पहले हमने ये पता किया है कि जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। बिगिनिंग से सिक्स टर्म आता है, और बिगिनिंग से सिक्स टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। सर T6 को T5+1 क्यों लिखा? क्योंकि जब आप कोई टर्म कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। आपने एक्सपेंशन पढ़ा है, उसमें लिखा है NC0। NC0 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। NC1 वाला जो सफिक्स है वो सेकंड टर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी टर्म कैलकुलेट करनी है हमेशा उसको इस तरीके के फॉर्म में, क्योंकि जनरल टर्म हमारा ये होता है। इसमें आर की जगह 0 डालोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, आर की जगह 1 डालोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी। मेरे को यहाँ पर 6 टर्म बनाना था, तो आर का वैल्यू मैं कितना लूंगा, 5। 6 टर्म बन जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं। जनरल टर्म आपने ये लिखा है, कल देखिएगा आप। आज भी आपने लिखा था TR+1 लिखते हैं उसको। और भी कोई क्वेरी है, डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। You take the screenshot of this page. देखिए एक और आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एक और बात नोट में लिखेंगे। In the expansion of a plus b raised to the power n, r plus 1th टर्म और rth टर्म का रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला होता है n - r + 1 अपॉन r इंटू b अपॉन। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अभी। r + 1th टर्म को
rth टर्म से डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे को ये पूछा है किसी पर्टिकुलर एक्सपेंशन में कि फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से रेशियो कितना होगा, या 10th टर्म का 9th टर्म से रेशियो कितना होगा, r प्लस 1th टर्म का rth टर्म से रेशियो कितना होगा। उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 7-8 लाइन कैलकुलेशन के बाद ये बनता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो तो ये आपकी 7-8 लाइन सेव कर देगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरिफिकेशन आप समझिए इसका। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलाऊं, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। अपन जानते हैं r प्लस 1 टर्म अभी लिखना सिखाया था आपको, एन सी आर फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, और अब इसमें r की जगह r माइनस 1 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन सी आर माइनस 1 ए पावर n माइनस आर प्लस 1 बी पावर r माइनस। अब ये बचा एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, और जब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे b पावर r में b पावर r माइनस 1, ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर b बचेगा, ऐसे ही नीचे जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे b। मतलब a और b के पावर को कैलकुलेट करेंगे तो ये b अपॉन a आ जाएगा। अब मेनली हमें ये शो करना है कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की वैल्यू इतनी कितनी आती है, बस ये सीखना है आपको। तो 2 लाइन तो ये हो गई। अब मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ और अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो इतनी है। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1। आप दोनों का फॉर्मूला जानते हो, एन सी आर का फॉर्मूला आपको लिखना सिखाया है। एन सी आर का फॉर्मूला कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और इससे डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करने का मतलब है इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा लिखना है। तो इसका वैल्यू कितना आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। दोनों का वैल्यू एनसीआर का और एनसीआर माइनस 1 का वैल्यू लिखी है। अब देखिए कैलकुलेशन फर्दर, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब आपके पास जो बचा, इस n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यदि 6 फैक्टोरियल लिखा है तो मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल मतलब पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो आप इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, मीनिंग सेम है। वही चीज मैंने लिखी है, n माइनस आर प्लस 1 एक नंबर बाहर कर दिया और उससे छोटे नंबर पर फैक्टोरियल लग गया। तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं इतना लिख सकता हूँ, ये पूरा बचा। अब आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे रहने दें, और इनटू ये जो r फैक्टोरियल बचा है, इस r फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इससे क्या होगा, जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सारे हट गए। n माइनस आर फैक्टोरियल से ये कट गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कट गया, बचा आपके पास कितना। तो मैं एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 को n माइनस आर प्लस 1 लिख सकता हूँ। देयरफॉर इस रिजल्ट में मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट वेरीफाई। इतना आपको हर बार ही करना पड़ेगा यदि आप डायरेक्ट लर्न नहीं करोगे, इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो पूछे तो आप ये रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर ये फैक्टोरियल वाला एक बार कैलकुलेशन बताना। देखिए फैक्टोरियल में जो करा जाता है कि आपने फैक्टोरियल को हटाना है, क्योंकि फैक्टोरियल मतलब जैसे 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है।
तो यदि मैं फैक्टोरियल साइन हटाऊंगा तो मेरे को 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 10 लिखना पड़ेगा, उतना लंबा ना लिखना पड़े, तो इसलिए मैं फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल करता हूँ। और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल करने के लिए हमेशा छोटे वाले फैक्टोरियल में बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में रिड्यूस करना होता है। तो अब आप ये देख रहे हो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा। तो मैंने n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस आर फैक्टोरियल में रिड्यूस किया। कैसे रिड्यूस किया? मैंने n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखा है n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। जैसे कि ऊपर 6 फैक्टोरियल लिखा होता, नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा होता, तो मैं इस 6 फैक्टोरियल को क्या लिखता, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और वो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देता। वही मैंने किया है, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। फिर ये r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में r फैक्टोरियल बड़ा, तो r फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल में। तो मैंने नीचे वाले r फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r माइनस 1 से r माइनस 1 कट गया। अब आप देखते हो कि सारे फैक्टोरियल साइन जो है वो हट गए, जो बचा वो विदाउट फैक्टोरियल वाला टर्म है। तो इसमें याद रखना है कि बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में रिड्यूस करें। आपके पास टोटल 4 जगह पर फैक्टोरियल रखा हुआ है, n फैक्टोरियल तो कट गया, अब 2 जगह ये है और 2 जगह ये। तो r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में r फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको मैंने रिड्यूस किया, और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है, तो उसको छोटे वाले में रिड्यूस किया। कैंसिलेशन के बाद वी गेट द रिजल्ट। नोट कर लीजिए इसको। तो अब इस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट हम पढ़ाएंगे, कल की क्लास में आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय।